एंड लेक्चर्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, आपको समझ में भी अच्छे से आए होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर या इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस डीपीपी के अंदर, और उनसे आप लोगों की एक प्रैक्टिकल नॉलेज, साथ में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया है दैट द बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, जो आपके पास बल्किंग होती है सैंड की, बल्किंग ऑफ द सैंड अकर्स इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड इन द सैंड वेयर चेंज इन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मतलब बताया गया है कि वो मैक्सिमम परसेंटेज बतानी है जिस, या फिर वो परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट बताना है जिस पर आपको मैक्सिमम बल्किंग देखने को मिलती है। तो मैंने अपने नोट्स में बताया था कि 5 से 8% पर जनरली मैक्सिमम मिलती है। अब यहाँ पे यदि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पहला लगा 3%, 10%, 5% एंड 12%, तो आंसर क्या आएगा 5% इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो लिखा हुआ है द एग्रीगेट रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग, एग्रीगेट रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग। उसके बाद लिखा हुआ है कौन सा टेस्ट इसके लिए किया जाता है। पहला सामनेस टेस्ट गलत है, क्रशिंग टेस्ट गलत है, इम्पैक्ट टेस्ट गलत है, आंसर क्या आएगा एब्रेशन टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है सुगर व्हेन एडेड टू द सीमेंट विल एक्ट एज, सुगर यदि हम लोग सीमेंट के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ पे, या ये मैंने लिखा भी था रिटार्डर, जब आपको एडमिक्सचर पढ़ा रहे थे कि जब हम लोग शुगर ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर तो वो एक रिटार्डर की तरह, अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को चेंज करना था। ओके, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में आपको बता देता हूँ ऑप्शंस आर कौन कौन से हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ द रिटार्डर, कौन सा ऑप्शन है रिटार्डर है। सेकंड आपके पास में है एक्सलेरेटर, एक्सलेरेटर ये आपका सेकंड ऑप्शन है। तीसरा मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ प्लास्टिसाइज़र, प्लास्टिसाइज़र। और चौथा ऑप्शन दे देता हूँ नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये आपके मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा शायद आगे वाले टेस्ट कोई एक अलग क्वेश्चन का दे दिया गया है, इसीलिए आप लोग इसकी टेंशन नहीं लीजिए, इसको मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी आपको ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। अभी आपको इनमें से सही आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि रिटार्डर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ पे, जब शुगर को हम लोग सीमेंट में ऐड करते हैं तो शुगर आपका एक रिटार्डर की तरह बिहेव करता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टफनेस प्रॉपर्टी ऑफ एन एग्रीगेट कैन बी टेस्टेड बाई अडॉप्टिंग, जो टफनेस प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक एग्रीगेट की कैन बी टेस्टेड बाई अडॉप्टिंग, हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी टफनेस टेस्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपके पास एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा यदि हम किसी भी एक एग्रीगेट की टफनेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following indicate the shape test for the aggregate, इनमें से कौन सा एक शेप टेस्ट ऑफ द एग्रीगेट को शो करता है। तो इनमें से मैंने बताया था एलोंगिनेशन और फ्लैकिनेस एग्रीगेट टेस्ट जो होता है वो आपके पास कौन किसको बताता है, एलोंगिनेशन टेस्ट और फ्लैकिनेस इंडेक्स टेस्ट, ये आपको बताता है किसको, शेप टेस्ट को। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द कंबाइंड नेम ऑफ, देखो वापस से एक क्वेश्चन आ गया, कंबाइंड नेम ऑफ टू टेस्ट, एलोंगिनेशन इंडेक्स टेस्ट और फ्लैकिनेस इंडेक्स टेस्ट इज कौन से टेस्ट, मतलब कंबाइनली उनको क्या बोला जाता है। इनमें नाम भी दिया गया है कि लंबोत्तरा सूचकांक और पत्रिल सूचकांक नामक दो परीक्षणों के लिए संयुक्त नाम क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं दोनों को कंबाइनली शेप टेस्ट इज द करेक्ट आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको थोड़ा देख के आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहे, लेकिन एक बार ध्यान से पढ़ोगे आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। मिनिमम वॉइड इन द एग्रीगेट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग, मिनिमम वॉइड्स कब प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो एक चीज़ समझो, यदि हम लोग सेम साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें वहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पढ़ते हैं एक बार। पहला लिखा है मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट, ये तो गलत है, बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा है एग्रीगेट ऑफ वेरिंग साइज, फिर लिखा है एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेम साइज, फिर लिखा है एग्रीगेट ऑफ द सेम शेप। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। सही आंसर क्या होगा ये, अच्छा कैसे होगा इसको समझें। जैसे मान लीजिए आपके पास में अलग अलग लिखा है वेरिंग साइज, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक चीज़ देखी भी होगी, अलग अलग साइज़ के आप लोग क्या करते हो, छोटे छोटे पत्थर, छोटे बड़े, बहुत छोटे बहुत बड़े, ऐसे पत्थरों का आपने क्या किया, उठा के एक बाल्टी में डाल दिया, बहुत बड़ी बाल्टी के अंदर, बहुत बड़े कंटेनर के अंदर डाला। ठीक है, ऐसा कि इसको आप हाथ से पकड़ सकते हो। अब आपने क्या किया, डाला तो उसमें जगह थोड़ी भर गई और हमारे पास अभी भी एग्रीगेट बाहर पड़े हुए बच गए हैं। तो आप क्या करोगे, उस बाल्टी को या उस कंटेनर को उठाओगे और उसको एकदम शेक करोगे, हिलाओगे, तो जो छोटे पार्टिकल है ना
वो बड़े पार्टिकल के बीच में जहाँ जगह बननी होगी वहाँ पे वो फिट हो जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या होगा, वहाँ पे वो फिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी कभी किसी जगह पर अलग अलग साइज के, वेरिंग साइज के, अलग अलग साइज के एग्रीगेट है, छोटे, बहुत बड़े, बहुत छोटे, या फिर मीडियम साइज, हर एक साइज के पार्टिकल, हर एक साइज के हमारे पास एग्रीगेट है। तो जहाँ भी इनको जगह मिलेगी वहाँ वो फिट हो जाएंगे। जहाँ पे जिस साइज का एग्रीगेट फिट हो सकता है फिट हो जाएगा। इसका मतलब सबसे कम वर्ड कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे आपके पास वेरिंग साइज एग्रीगेट अवेलेबल होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है, ए फिनोमिना कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द रिवर सैंड फॉर विच एडुकेट नीड टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग, मेजरिंग एंड रिसीविंग सैंड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब बोला गया है कि एक ऐसा फिना जो कि जनरली ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा फिनोमिना जो कि जनरली ऑब्जर्वेशन किया जाता है, देखा जाता है, जब हम लोग किसी एक सैंड को, जब कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर मेजरिंग कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं सैंड की, तो वो फिनोमिना कौन सा होता है, बल्किंग ऑफ सैंड। क्योंकि बल्किंग ऑफ सैंड यदि एक्शन हमारी सैंड के अंदर हो रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एस्टिमेट करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सैंड के वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण उसकी एक्चुअल क्वांटिटी का हमें पता नहीं लगता है, एंड दैट्स वाई इसका आंसर आएगा बल्किंग। तो देखा आपने, बल्किंग आपने पढ़ा जरूर, लेकिन बल्किंग से भी कुछ क्वेश्चन घुमा के किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो एक आप लोग क्वेश्चन से ही सीख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे पुट किया है। नेक्स्ट आपके पास द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम। लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO हम लोग लेते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ द एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट इज टू सर्व एज। जब हम लोग कॉन्क्रीट के अंदर एग्रीगेट को मिला रहे हैं तो एग्रीगेट किस की तरह बिहेव करता है, तो एग्रीगेट एक फिलर या इनर्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिलर या इनर्ट की तरह आपका ये बिहेव करेगा। सो दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, कैटलिस्ट नहीं है, ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द बल्किंग ऑफ द सैंड इज डिपेंड ऑन। बल्किंग ऑफ सैंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है केमिकल रिएक्शन के ऊपर, टाइप ऑफ वाटर के ऊपर, फाइननेस ऑफ सैंड के ऊपर, क्वालिटी ऑफ सैंड के ऊपर। तो पहला केमिकल रिएक्शन है, फिर टाइप ऑफ वाटर, फाइननेस ऑफ सीमेंट सैंड और क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो आंसर आएगा सी। रीजन क्या है, फाइननेस ऑफ सैंड इसलिए आंसर है इसका क्योंकि जितना ज़्यादा सैंड आपका फाइन होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास में बल्किंग हो सकती है पानी की मात्रा के अनुसार। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे सबसे ज़्यादा फाइन सैंड में होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसकी तरफ बनने वाली पानी की लेयर की जो नंबर ऑफ लेयर है वो भी सबसे ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से बल्किंग भी मैक्सिमम होगी। एंड दैट्स वाई अगर फाइननेस कम है तो बल्किंग भी कम, फाइननेस ज़्यादा है तो बल्किंग भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए बल्किंग ऑफ द सैंड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फाइननेस ऑफ सैंड के ऊपर डिपेंड करेगी। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपके पास बल्किंग इज, बल्किंग क्या चीज़ है, तो बल्किंग क्या है, मॉइस्चर कंटेंट की उपस्थिति में जब सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज द बल्किंग ऑफ सैंड। तो लिखा है इसमें, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू द मॉइस्चर विच कीप द सैंड अपार्ट, सैंड पार्टिकल अपार्ट। देखा, इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सैंड, ये तो गलत है। रिमेनिंग ऑफ द सैंड सो दैट इट ऑक्यूपाई द मिनिमम, ये भी गलत है। कॉम्पैक्शन ऑफ द सैंड, ये भी गलत। तो आंसर क्या आएगा, ए। आर्द्रता के कारण यानी कि मॉइस्चर के कारण रेत के आयतन यानी कि सैंड के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होने को यानी कि इंक्रीमेंट का मतलब है वृद्धि होने को, जो कि रेत के कणों को यानी कि सैंड पार्टिकल को अलग अलग करती है, दूर दूर रखती है। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है इस जगह पे, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम ऑफ द कॉन्क्रीट आर। हमें पूछा गया है कौन सा ऐसा एडमिक्सचर है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि, या एडमिक्सचर या कंपोनेंट है जो कि सेटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करता है। सेटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग का मतलब है उसके सेटिंग टाइम को डिले कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द रिटार्डर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एडमिक्सचर इज यूज्ड टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कौन से एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट आर। लिखा गया है कि वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की एक गिवन कंटेंट के लिए, वाटर कंटेंट के लिए वो अच्छी होगी यदि एग्रीगेट आपके कैसे हैं। तो एग्रीगेट यदि आपके राउंड है, मैंने आपको बताया था राउंड एग्रीगेट के लिए वर्केबिलिटी कैसी होती है, वर्केबिलिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। कैसी होती है, ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ कैसी होती है, कम होती है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखें
इरेगुलर एग्रीगेट तो गलत है। एंगुलर एग्रीगेट के लिए कैसी होती है, स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है, वर्केबिलिटी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, कम होती है। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों ज़्यादा हुई भाई, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों ज़्यादा हुई, क्योंकि इस जगह पर एंगुलर शेप होता है और उसका इंटरलॉकिंग बहुत मजबूत बनती है। और राउंड एग्रीगेट में वर्केबिलिटी क्यों ज़्यादा हुई, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं होती, इसलिए स्ट्रेंथ कम होगी। और वर्केबिलिटी क्यों, क्योंकि इनका टेक्सचर स्मूथ होता है। कैसा होता है, स्मूथ टेक्सचर होता है। और दूसरी चीज़, इनका हैंडलिंग आसान हो जाती है। ओके, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके पास स्ट्रेंथ कहाँ, और इन चीज़ों को हम लोग और कहाँ पढ़ते हैं, जब हम लोग कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वर्केबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, वाटर एग्रीगेट रेशियो, उसके बाद में उसके बाद में आपके पास में आएगा टेम्परेचर, क्योरिंग टाइम, हर एक चीज़ आपके पास मैटर करेगी, जहाँ पे वर्केबिलिटी अलग अलग फैक्टर्स में ओवर द ऑल ताकि लास्टली कहाँ पे डिपेंड करेगी, एग्रीगेट के अलग अलग शेप, साइज, टेक्सचर वगैरह के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना आवश्यक है जितना आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द डेलिट्रियस मटीरियल इन द एग्रीगेट, यानी कि एग्रीगेट के अंदर इनमें से कौन से हानिकारक मटीरियल्स है, सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, होती हैं। कोल, ये भी आपका बेकार सामग्री है, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्ले लम्प्स नहीं होने चाहिए। सॉफ्ट फ्रैगमेंट लिखा हुआ सॉफ्ट फ्रैगमेंट्स, यानी कि नरम टुकड़े नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इनमें से कुछ भी आपके एग्रीगेट में नहीं होना चाहिए यदि आप इसको कंक्रीट में या कहीं भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस ये चीज़ें क्या करेंगी, उसकी मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और उस पर फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा हो। फ्यूल कंजप्शन इज़ लाइक जब उसकी मिक्सिंग कर रहे हो जैसे इक्विपमेंट वगैरह से, तो वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन में दिक्कत होगी, क्योंकि मिक्सिंग प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब वहाँ पे आपको फ्यूल ज़्यादा डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज if the least lateral dimension of the aggregate is less than 0.6 times of its mean dimension then the aggregate is classified as। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में दो होते हैं, एक होता है फ्लैकीनेस इंडेक्स, एक होता है आपके पास में होता है कौन सा, एक होता है फ्लैकीनेस, एक होता है एलोंगिनेशन इंडेक्स। ठीक है, एक फ्लैकीनेस इंडेक्स, एक होता है एलोंगिनेशन इंडेक्स। तो मैंने बताया था यदि आपके पास में एक एग्रीगेट के एग्जाम्पल है, एग्रीगेट के बहुत सारे पार्टिकल हैं, उन एग्रीगेट के पार्टिकल में उन एग्रीगेट का परसेंटेज जिनका साइज उनके मीन साइज के 0.6 टाइम्स से भी छोटा है, उस परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट को हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज द फ्लैकीनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन यदि एग्रीगेट की वो 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन से छोटी है, लेस देन है, छोटी है, तो उस एग्रीगेट को हम लोग एज अ फ्लैकीनेस एग्रीगेट की तरह क्या करेंगे, वहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट एब्रेशन फॉर द कंक्रीट बियरिंग कोर्स, यानी कि ये पूछा गया है निर्घर्षण सतह, या फिर जनरली हम लोग बोल सकते हैं इसको कि पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग जो एग्रीगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे उसकी एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू यानी कि AAV की जो वैल्यू है आपके पास, वो लिमिटिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मैंने बताया था 30% होनी चाहिए। किसके लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ये आपकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अनुसार यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आपकी वैल्यू कितनी ली गई है, 30 ली गई है, तो इसका सी आंसर आएगा। यदि यहाँ पे पूछा जाता है अदर कंस्ट्रक्शन के लिए कितना होता है, तो इसको हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्लैकीनेस ऑफ द एग्रीगेट हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन विच इट इज़ यूज। इसमें लिखा गया है कंक्रीट की सामर्थ्य पर जिससे एग्रीगेट प्रयोग किया जाता है उसकी पत्रलिता निम्न प्रभाव डालती है। फिर उसकी जो फ्लैकीनेस है वो क्या प्रभाव डालती है, पहला कि स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, गलत है। लिखा है डिक्रीज डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं डालती, ये भी गलत है। डिक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है, सामने को डिक्रीज करती है। तो आंसर क्या आएगा, स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों को अफेक्ट करती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल हम लोग करते ही नहीं है फ्लैकीनेस एग्रीगेट का। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज नॉट डिजायरेबल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है एक एग्रीगेट की डिजायरेबल नहीं है। पहला लिखा हुआ है स्मूथ टेक्सचर, वेल ग्रेडेड, एंगुलर शेप एंड स्मॉलर साइज। तो पहली बात
वो मेरे हिसाब से पहला ही आंसर गलत है, क्योंकि स्मूथ टेक्सचर नहीं होना चाहिए। स्मूथ टेक्सचर होगा तो हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी उस स्ट्रक्चर में या उस कंक्रीट के अंदर जिसके अंदर हम लोग इस एग्रीगेट का या जो भी एग्रीगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेल ग्रेडेड होनी चाहिए, एंगुलर शेप, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, और स्मॉलर साइज होना चाहिए ताकि उस जगह पे स्मॉलर साइज क्या बोला गया है, स्मॉलर साइज जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली और वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस जगह पे स्मॉलर साइज होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हमें आसानी होगी उस कंक्रीट को इस्तेमाल करने में। देन दैट्स वाई इसका ए आंसर, ये आपके पास अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है एक एग्रीगेट की। तो मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा